नमस्कार दोस्तों, आशुतोष शर्मा एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेकर आपके अपने यूट्यूब चैनल एरीज ए पाथ ऑफ लर्निंग पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर भी जरूर करें। और सब्सक्राइब किया करो यार। मेरा एक दोस्त है जो मेरे सामने बैठा है, वीडियो शूट कर रहा है। इसने तो वीडियो के चक्कर में अपनी गर्लफ्रेंड की कॉल रिसीव नहीं की। अब देखिए, इस बेचारे के जीवन में तो बहुत बड़े परिवर्तन का सर्जन करने वाली घटना थी ये। तो ये रिस्क किसके लिए लिया? इसने आपके लिए लिया था। तो चैनल को सब्सक्राइब किया करो यार। और देखिए, जो कंटेंट हम आपको उपलब्ध करवाते हैं ये इकट्ठा करने में पूरा दिन चला जाता है। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो आइए, आज का टॉपिक है जो आप देख रहे हैं, संविधान की प्रस्तावना। ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए आज इसके बारे में चर्चा करते हैं। अगर प्रस्तावना के विषय में बात की जाए तो सबसे पहले अमेरिका के संविधान ने प्रस्तावना को सम्मिलित किया था। उसके बाद अन्य देशों ने भी प्रस्तावना को अपने संविधान में सम्मिलित किया, जिनमें से भारत एक है। अब देखिए, जो प्रस्तावना होती है वो संविधान का परिचय पत्र या उसकी भूमिका होती है। एक कानूनविद रहे हैं एन.ए. पालकीवाला। तो जो एन.ए. पालकीवाला थे उन्होंने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। यह बात आप याद रखना कि प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है? एन.ए. पालकीवाला ने। तो आप ये बातें भी याद रखना। और अब देखिए, अगर भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में चर्चा की जाए तो जो आपने प्रस्तावना पढ़ी होगी कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए वे इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा व अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए व व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता व अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए, बंधुताओं को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मर्पित करते हैं। तो ये संविधान की प्रस्तावना जो आपने पढ़ी है। तो देखिए, जो संविधान की प्रस्तावना, इसके अंदर जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है इनसे आपको इस बात का पता चल जाएगा कि जो संविधान निर्माता थे उनका संविधान निर्माण करने का उद्देश्य क्या था, उनकी मानसिकता क्या थी और वह चाहते क्या थे। इन सब बातों का आपको पता चल जाएगा। और देखिए, जो संविधान है वो एक असीम महासागर की तरह है, जिसका कोई अंत नहीं, अंतहीन महासागर की तरह है। और देखिए, कुछ अनुच्छेद याद करने का मतलब ये नहीं होता कि आपको संविधान की समझ हो गई। वो एक शायरी याद आ रही है, जब भी किसी से चाहत होती है धड़कनों की दिल में बगावत होती है, तुमने प्यार के किस्से सुने हैं लोगों से, बस तुम क्या जानो कैसे ये मोहब्बत होती है। तो देखिए, जो संविधान है वो बहुत ही गहरा, बहुत ही विस्तृत विषय है। और देखिए, जो पोल साइंस है वो एक ऐसी प्रेमिका की तरह है जिससे आपको मोहब्बत तो होती है, लेकिन शादी हो ये जरूरी नहीं होता। क्योंकि आप पोल साइंस में जितना गहराई में जाते जाएंगे उतना ही आपको मजा आता जाएगा, लेकिन उतनी ही जटिलताएं बढ़ती जाएंगी। लेकिन अगर आपको संविधान को समझना है तो जो प्रस्तावना है उसके अंदर संविधान का सार निहित है। अगर आप प्रस्तावना को पढ़ोगे तो आपको संविधान का दर्शन होगा और आपको संविधान का सार पता चलेगा और उसके उद्देश्यों का पता चलेगा। तो देखिए, अगर प्रस्तावना के बारे में बात की जाए तो प्रस्तावना एक ऐसा दस्तावेज है जिससे हमें तीन चीजों का पता चलता है। पहला, संविधान की शक्ति का स्रोत, संविधान की शक्ति का स्रोत। सेकंड,
भारत सरकार की प्रकृति कैसी होगी? भारत सरकार की प्रकृति कैसी होगी? और जो तीसरी बात है, संविधान के उद्देश्य, संविधान के उद्देश्य, इन तीनों ही बातों का हमें प्रस्तावना से पता चलता है। तो जो ये पहली दो बातें हैं इनका हम आज की वीडियो में जिक्र करेंगे, और जो ये तीसरी बात है ये इसके लिए एक अलग से पार्ट बनाया जाएगा, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है और आज की वीडियो में इसको कवर करना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि देखिए दोस्तों, मैं भी दूसरे चैनलों की तरह, या आपने आज तक पढ़ा होगा जिनसे भी, तो उनकी तरह 10 मिनट में प्रस्तावना को कंप्लीट करवा सकता था और एक 10 मिनट की वीडियो बनाकर डाल देता प्रस्तावना के ऊपर। या देखिए, मैं प्रस्तावना को स्किप भी कर सकता था। हो सकता है आप भी सोच रहे होंगे ये प्रस्तावना इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपको खुद भी पता नहीं होगा। तो मैं ये प्रस्तावना को स्किप कर सकता था और सीधा जो आपका राज्य क्षेत्र है या मौलिक अधिकार है उनके ऊपर जा सकता था। लेकिन प्रस्तावना को स्किप करने का मतलब ये होगा कि आपकी संवैधानिक समझ अधूरी रह गई, क्योंकि आपको जो शब्दावली है संविधान की उसके बारे में पता नहीं चल सकेगा और संविधान का सार क्या आपको ये भी पता नहीं चल सकेगा। इसलिए प्रस्तावना को पढ़ना आपके लिए जरूरी है। और देखिए, एक और बात बता देता हूं कि हो सकता है, वैसे तो होना मुश्किल है, लेकिन हो सकता है कि अगर आप ग्रुप बी और सी की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके काम ना आए, लेकिन अगर आप ग्रुप ए की तैयारी कर रहे हो तो ये टॉपिक आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संविधान की शक्ति का स्रोत। तो देखिए, भारत की शक्ति का स्रोत क्या रहा है। तो हम प्रस्तावना को जब पढ़ते हैं तो उसमें एक लाइन आती है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। तो देखिए, यहां से हमें क्या पता चलता है कि संविधान का निर्माण भले ही संविधान सभा के सदस्यों ने किया हो, लेकिन भारतीय संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है, तो वो भारतीय जनता है। भारतीय संविधान में सर्वोच्च स्थिति किसकी है, सर्वोच्च कौन है, तो भारत की जनता है। दोस्तों, आप ये बात याद रखना। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि निम्नलिखित में से सर्वोच्च स्थिति किसे प्राप्त है भारतीय संविधान के अंदर, तो वो जनता को है। आपका जनता राइट आंसर होगा, भारत की जनता। क्योंकि देखिए, प्रस्तावना इस बात का बिल्कुल स्पष्ट उल्लेख किया गया है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष व लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। तो इससे स्पष्ट होता है कि संविधान की शक्ति का जो स्रोत है वो भारत की जनता है। तो इससे आगे अगर हम देखते हैं, तो इससे आगे बढ़ते हैं तो लाइन आती है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ये जो शब्द है ये भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब संप्रभु राष्ट्र बनाने के लिए सजग हैं। संप्रभु, संप्रभु क्या होता है, आप इस बात की तरफ भी थोड़ा ध्यान दीजिए। संप्रभुता का अर्थ है कि भारत किसी भी राष्ट्र पर निर्भर नहीं करता और ना ही किसी का डोमिनियन है। संप्रभु का ये अर्थ है। देखिए, 15 अगस्त 1947 या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लागू होने तक भारत ब्रिटिश शासक पर निर्भर करता था, और उसके बाद 26 जनवरी 1950 तक भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी वो राष्ट्रमंडल सत्ता जैसी थी। लेकिन उसके बाद जैसे संविधान लागू हुआ, भारत ने खुद को गणतंत्र घोषित कर दिया और उससे मुक्त हो गया। लेकिन देखिए दोस्तों, एक घटना और है, और ये भी जो बात आपके लिए फायदेमंद होगी, इससे आपकी समझ बढ़ेगी संविधान के प्रति। क्या हुआ था, संविधान लागू होने के बाद भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने आप को राष्ट्रकुल की सदस्यता से मुक्त नहीं किया, लेकिन उन्होंने ब्रिटिश शासक के प्रति निष्ठा रखने से मना कर दिया। अब जो राष्ट्रकुल था या राष्ट्रमंडल था
उसमें इससे एक नया परिवर्तन आया। यह जो साम्राज्यवादी संकल्पना थी राष्ट्रकुल की, उसमें एक नया परिवर्तन आया। इसके बाद से जो राष्ट्रकुल साम्राज्यवादी विचार को लेकर चल रहा था, अब वो स्वाधीन राष्ट्रों का एक संघ बन गया था। और यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जो ये घोषणा है ये व्यक्तिगत है, ये संविधान में इसका कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है, और अगर भारत चाहता है तो कभी भी उससे अलग हो सकता है। और देखिए जो ऑर्गेनाइजेशन है जिनका भारत सदस्य है, ये भी इस बात का भी जिक्र किया गया है, जैसे यूएनओ है या और अन्य संगठन है, अगर भारत उनका सदस्य बनता है तो भारत की संप्रभुता पर इसका कोई खतरा नहीं है। यह बात भी आप याद रखना। और देखिए संप्रभुता का और क्या अर्थ है कि भारत किसी भी विदेशी देश की सीमा को अगर अधिग्रहित करता है या अपनी सीमा पर किसी दूसरे देश के लिए जो दावा है उसको छोड़ सकता है, क्योंकि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है जो किसी पर निर्भर नहीं करता। ये बात आप याद रखना, संप्रभुता का ये अर्थ है। अब इसके बाद अगर प्रस्तावना को देखा जाए तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, बेहद खूबसूरत शब्द है ये भी, समाजवाद। तो आइए इसको भी जानते हैं हम। देखिए अब तक हमने देखा था, अब हम जो जिक्र कर रहे हैं इसके हम भारत सरकार की प्रकृति के बारे में जिक्र कर रहे हैं। जैसे आपने देखा था भारत सरकार की प्रकृति कैसी है या भारत की प्रकृति कैसी है, तो वो एक संप्रभु राष्ट्र है। अब जो दूसरा वर्ड है उसमें भी भारत की जो प्रकृति है उसके बारे में जिक्र किया गया है, समाजवाद। समाजवाद बेहद खूबसूरत शब्द है दोस्तों ये, समाजवाद। देखिए समाजवाद का अर्थ क्या होता है? समाजवाद का अर्थ है एक ऐसी संरचना जिसमें उत्पादन के मुख्य साधनों, पूंजी, संपत्ति, जमीन आदि पर सार्वजनिक स्वामित्व या नियंत्रण के साथ वितरण का समतुल्य सामंजस्य होगा। अगर स्पष्ट शब्दों में बात की जाए या थोड़ी आसान भाषा में बात की जाए तो समाजवाद का अर्थ होता है कि जो निजी संपत्ति है उसकी अनुपस्थिति, निजी संपत्ति का मौजूद ना होना, मतलब जो संसाधन होंगे उनके ऊपर सरकार का स्वामित्व होगा। समाजवाद का यह अर्थ होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक बात याद रखने की है कि जो भारत है, भारत के अंदर याद रखना आप, लोकतांत्रिक समाजवाद है, लोकतांत्रिक समाजवाद, ना कि साम्यवादी समाजवाद। यह बात भी आप याद रखना कि भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद है। और जो लोकतांत्रिक समाजवाद होता है ना दोस्तों, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है। और जो लोकतांत्रिक समाजवाद है उसके अंदर सार्वजनिक व निजी दोनों स्वामित्व मौजूद रह सकते हैं। और जिस समय 1976 में यह शब्द जो है 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समाजवाद का जो शब्द है वो जोड़ा गया था। तो देखिए दोस्तों, उस समय इंदिरा गांधी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, उन्होंने समाजवाद का शब्द जोड़ते टाइम एक घोषणा भी की थी, जो ये थी, उन्होंने कहा था कि समाजवाद का हमारा अपना ब्रांड है जिसकी किसी भी क्षेत्र में आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीयकरण किया जाएगा या प्रयोग किया जाएगा। इस बात का उल्लेख सबसे पहले घोषणा के समय इंदिरा गांधी जी ने कर दिया था कि किसी भी क्षेत्र में आवश्यकता पड़ने पर ही उसका राष्ट्रीयकरण किया जाएगा, वहां पे ही समाजवाद का प्रयोग होगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि हमारा जो समाजवाद है, राष्ट्रवाद ही उसका एक प्रकार नहीं है,
ये सभी घोषणाएं इंदिरा गांधी जी ने कर दी थी। तो उससे भी स्पष्ट होता है कि जो भारतीय समाजवाद है लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि साम्यवादी समाजवाद। और देखिए 1991 में जिस समय आपका उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नई नीति आई थी, तो उससे भी जो समाजवाद था इसकी जो प्रासंगिकता थी वो कम हो गई। तो ये भी याद रखना। और देखिए समाजवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी एक टिप्पणी की थी। इस शब्द की जो इस शब्द को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा था, या परिभाषित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की थी कि लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य अवसर की असमानता को समाप्त करना है। तो ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई थी भारतीय समाजवाद को लेकर। तो दोस्तों ये था भारतीय समाजवाद, इसका प्रस्तावना में उल्लेख है। और इससे पता चलता है कि भारतीय सरकार की प्रकृति कैसी है। तो भारतीय सरकार समाजवादी है, ये बात भी आप याद रखना। अब इससे आगे जिक्र करते हैं। तो इससे आगे क्या कहा है प्रस्तावना अगर जिक्र किया जाए तो हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी व पंथ निरपेक्ष। तो यहां पे जिक्र करते हैं पंथ निरपेक्ष। दोस्तों यहां पे कई दफा क्या होता है, पंथ निरपेक्ष की जगह धर्म निरपेक्ष बोल देते हैं। पंथ निरपेक्ष की जगह धर्म निरपेक्ष बोल दिया जाता है। लेकिन आप याद रखना कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसके अंदर धर्मनिरपेक्ष शब्द ना होकर पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया गया है। यह बात भी आप थोड़ा याद रखना, क्योंकि देखिए पंथ निरपेक्ष का अगर अर्थ देखा जाए तो इसका अर्थ होता है कि सरकार का किसी भी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं होगा। जो पंथ निरपेक्ष शब्द है संविधान में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया और इसके कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया। सबसे बड़ी बात यह है, जो पंथ निरपेक्ष शब्द है इसको संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। लेकिन जो आप आर्टिकल 25 से 28 तक जो धार्मिक स्वतंत्रता देखते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता देखते हैं, उनसे इस बात का पता चलता है कि जो संविधान निर्माता थे वो भी यही चाहते थे कि राज्य के सामने सभी धर्म एक समान हो। तो इसीलिए ये भी 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन। इसके बारे में कुछ टिप्पणियां हैं जो एक आपके तत्कालीन विधि मंत्री थे HR गोखले। तत्कालीन विधि मंत्री थे, इन्होंने भी एक टिप्पणी की थी पंथ निरपेक्ष शब्द को परिभाषित करने के लिए। और एक आपके भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे हैं PB गजेंद्र। PB गजेंद्र ने भी एक टिप्पणी की थी। आपको बताता हूं, एक मिनट पानी पी के बताता हूं। तो देखिए हम बात कर रहे थे HR गोखले जो तत्कालीन विधि मंत्री थे। तो इन्होंने पंथ निरपेक्ष शब्द को परिभाषित करते हुए एक टिप्पणी की थी। इन्होंने कहा था कि आप जिस भी धर्म से संबंध रखते हैं उसके प्रति आस्था व उपासना रख सकते हैं। राज्य के पास करने को कुछ नहीं होगा सिवाय इसके कि वो सभी धर्मों को समान समझे। राज्य किसी भी धर्म का संस्थापक नहीं होगा। ये जो शब्द हैं ये HR गोखले ने कहे थे जो तत्कालीन विधि मंत्री थे। उसके बाद PB गजेंद्र की बात करते हैं हम। इन्होंने कहा था कि राज्य किसी धर्म विशेष के प्रति समर्पित नहीं होगा। राज्य किसी धर्म विशेष के प्रति समर्पित नहीं होगा। यह अधार्मिकता या धर्म विरोध नहीं है, बल्कि यह सभी धर्मों का समान समझा जाना है, या राज्य के आगे सभी धर्म समान होंगे। ये जो परिभाषा थी ये PB गजेंद्र ने दी थी जो पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं।
अब देखिए यहाँ से जो पीबी गजेंद्र है, इनकी परिभाषा से हमें एक बात पता चलती है कि जो पंथ निरपेक्षता है, पंथ निरपेक्षता का तात्पर्य है कि राज्य के सामने सभी धर्म समान होंगे। पंथ निरपेक्षता का ये अर्थ नहीं है कि जो राज्य है वो धर्म विरोधी है। ये बात आप याद रखना। पंथ निरपेक्षता का अर्थ धर्म विरोध बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। पंथ निरपेक्षता का अर्थ है कि सभी धर्म समान होंगे। तो ये थी पंथ निरपेक्षता की परिभाषा या पंथ निरपेक्षता का थोड़ा सा वर्णन। और जो पंथ निरपेक्षता जो शब्द है, अगर आपसे पूछा जाए कि पंथ निरपेक्षता शब्द का कहाँ उल्लेख मिलता है, तो पंथ निरपेक्षता शब्द का उल्लेख सिर्फ संविधान की प्रस्तावना के अंदर मिलता है। ये बात भी आप याद रखना। और इससे भी भारत सरकार की प्रकृति का निर्धारण होता है कि भारत सरकार की प्रकृति कैसी है, तो वो पंथ निरपेक्ष है, वो समाजवादी है, भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। अब इससे आगे अगर जिक्र किया जाए, संविधान की जो प्रस्तावना, मैं वही लाइनें आपको दोहरा के बताता हूं कि हम भारत के लोग, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, इस लाइन का तात्पर्य क्या हो भी हम देख चुके हैं। भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब संप्रभु राष्ट्र, वो भी हम देख चुके हैं। समाजवादी पढ़ चुके हैं। पंथ निरपेक्ष अभी हमने पढ़ा है। लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, लोकतांत्रिक गणराज्य, यहाँ पे दो शब्द हैं, लोकतंत्र और गणराज्य, इनके विषय में भी हम देखते हैं, क्योंकि दोनों शब्द भी भारतीय सरकार की प्रकृति का निर्धारण करते हैं और दोनों ही शब्द अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हैं। कई दफा क्या होता है कि लोकतंत्र और गणतंत्र को एक दूसरे से जोड़ दिया जाता है, और कई ऐसे भी स्टूडेंट मिले हैं मुझे जब पढ़ाता था इंस्टीट्यूट में कि उनको लोकतंत्र का और गणतंत्र का मतलब भी नहीं पता होता था और वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते थे। तो देखिए, अगर आप पोल साइंस पढ़ रहे हो तो जो ये शब्दावली है पोल साइंस की, इसका पता होना बेहद जरूरी है आपको। तो आइए देखते हैं उन दो शब्दों को भी। सबसे पहले हम देखते हैं लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक, तो देखिए लोकतंत्र के संबंध में इब्राहिम लिंकन की जो परिभाषा है, इब्राहिम लिंकन ने दी थी, वो आप सबको याद होगी। लोकतंत्र का मतलब लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा चुना गया शासन। ये इब्राहिम लिंकन की परिभाषा है जो आपने आज तक पढ़ी है और आप पढ़ते आए हो। और देखिए कि भारत में डेमोक्रेसी होगी या लोकतांत्रिक सरकार होगी, ये कहाँ पे लिखा है, तो ये भी प्रस्तावना के अंदर ही लिखा हुआ है, ये आप याद रखना। तो देखिए भारत के अंदर जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था का जिक्र किया गया है वो संप्रभुता के सिद्धांत से जुड़ी हुई है। मतलब सर्वोच्च कौन होगी? भारत की जनता होगी। तो इससे पता चलता है कि भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है। देखिए जो लोकतंत्र होता है वो उसकी दो विधा होती हैं या दो भाग होते हैं मुख्य रूप से, एक प्रत्यक्ष, एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, ये यहाँ पे लिख देता हूं मैं, लोकतंत्र दो हैं, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष। जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है इसके अंदर जनता खुद सर्वोच्च होती है और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल अपने आप करती है, जैसे स्विट्जरलैंड है। लेकिन जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंदर शक्तियों का प्रयोग जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि करते हैं, सरकार चलाते हैं, वह कानूनों का निर्माण करते हैं, वो होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो भारत के अंदर कौन सा लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो जो लोकतंत्र होता है वो होता है संसदीय लोकतंत्र या राष्ट्रपति के अधीन जो लोकतंत्र है वह है। अब अगर इस संदर्भ में बात की जाए तो भारत के अंदर है
प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र। याद रखना, भारत के अंदर प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र है। ठीक है दोस्तों, प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र। इसका अर्थ है कि जो भारतीय जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं या जो कार्यकारिणी सदस्य हैं, वे अपनी प्रत्येक नीति व प्रत्येक कार्य के लिए विधायिका के प्रति जवाबदेह होंगे। इसका अर्थ है प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र। तो ये बात भी आप याद रखना। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो आपने देखा होगा जो वयस्क मताधिकार है या कानून की सर्वोच्चता है या न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, तो दोस्तों ये जितने भी आपने देखे हैं ये सभी लोकतांत्रिक लक्षण के ही स्वरूप हैं। तो इससे भी स्पष्ट होता है कि जो भारतीय सरकार है वो लोकतांत्रिक है। अब इसके बाद एक शब्द और है, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। तो जो गणतंत्र होता है वो भी देख लिए। गणतंत्र, आप इसको भी देखिए दोस्तों, अगर मैं कहता हूं कि स्वतंत्र भारत में यह पहली बार हुआ है, तो इसका अर्थ है मैं 15 अगस्त 1947 के बाद की बात कर रहा हूं। अगर मैं कहता हूं कि गणतंत्र भारत में यह पहली बार हुआ है, तो इसका मतलब है मैं 26 जनवरी 1950 के बाद की बात कर रहा हूं। तो जो गणतंत्र होता है, इसका अर्थ देखिए, जो लोकतंत्र आपने देखा, लोकतंत्र की दो टाइप है या दो पार्ट हैं, या लोकतंत्र के अंदर से ही दो सिद्धांत निकाले गए हैं। वो कौन से हैं? तो देखिए, पहला है वंशगत लोकतंत्र या वंशगत लोकतांत्रिक, और जो दूसरा सिद्धांत निकाला गया था, जो दूसरा टाइप था, वो है लोकतांत्रिक गणतंत्र। लोकतांत्रिक गणतंत्र। अगर वंशगत लोकतांत्रिक की बात की जाए तो इसके अंदर जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वो राजा, फिर उसका पुत्र, ऐसे वंशगत चलता है। जैसे आप ब्रिटेन का एग्जांपल ले सकते हैं, वहां पे वंशगत लोकतंत्र, वहां पे लोकतंत्र तो है, वोट पड़ते हैं वहां पे, लेकिन वो वंशगत लोकतंत्र है। तो ये बातें आप याद रखना। और भारत की अगर बात की जाए तो भारत में लोकतांत्रिक गणतंत्र विद्यमान है दोस्तों। अगर गणतंत्र की सीधे और स्पष्ट शब्दों में परिभाषा दी जाए तो वो ये हो सकती है कि गणतंत्र का अर्थ है एक ऐसी शासन व्यवस्था जहां सर्वोच्च अधिकारी एक निश्चित समय के लिए निर्वाचित होता है। ये गणतंत्र की एक स्पष्ट व सीधे शब्दों में परिभाषा है। आप इससे भी समझ सकते हैं गणतंत्र के अंदर जो सर्वोच्च अधिकारी होता, जैसे हमारे राष्ट्रपति है, तो जो सर्वोच्च अधिकारी होता है शासन व्यवस्था के अंदर, वो एक निश्चित समय के लिए निर्वाचित होता है। अब देखिए, जो निर्वाचन हो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में हो सकता है, लेकिन जो सर्वोच्च अधिकारी है वो निर्वाचित होगा। ऐसी शासन व्यवस्था गणतांत्रिक शासन व्यवस्था कहलाती है। आप इस बात को भी याद रखना। अब दोस्तों, इसके बाद अगर गणतंत्र के संबंध में ही चर्चा की जाए तो इसके दो बातें और हैं जानने के लिए इसमें, जो गणतंत्र से ही संबंधित हैं। उनमें से पहली बात यह है कि जो शक्ति होगी, सर्वोच्च शक्ति, जो सर्वोच्च शक्ति होगी वो किसी भी एक व्यक्ति के हाथों में नहीं होगी। तो ये भी गणतंत्र की विशेषताएं हैं कि जो सर्वोच्च शक्ति होगी वो किसी एक व्यक्ति या राजा के हाथों में न होकर संपूर्ण जनता के अंदर निहित होगी।
ये भी गणतंत्र की ही विशेषता है। अब जो दूसरी विशेषता है गणतंत्र की, तो वो ये है कि जो विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग होगा, विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति, प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति भी गणतांत्रिक शासन व्यवस्था की ही विशेषता है। अब देखिए, जो विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति है, इसका मतलब है, इससे तात्पर्य है कि जो भी सार्वजनिक विभाग होंगे वो प्रत्येक वर्ग के लिए खुले होंगे। तो ये भी गणतांत्रिक व्यवस्था की ही विशेषता है। तो देखिए, जो भारत की प्रस्तावना है, मैंने आपको शुरुआत में बताया था, एक ऐसा दस्तावेज है जिससे 3 बातें स्पष्ट होती हैं। संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है, भारत सरकार की प्रकृति कैसी है, और संविधान के उद्देश्य क्या हैं। तो हमने देखा है कि भारतीय संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है, भारतीय जनता। भारत के अंदर सर्वोच्च क्या है, भारतीय जनता। उसके बाद हमने भारतीय सरकार की प्रकृति देखी थी, जो कैसी थी, संप्रभु राष्ट्र का निर्माण करती है। उसके बाद समाजवादी प्रकृति है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था है। ये भारत सरकार की जो प्रकृति उसका निर्धारण करते हैं। अब इसके बाद जो संविधान के उद्देश्य हैं उनके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए, जो मैं ये कंटेंट लेके आता हूँ सिर्फ आपके लिए लेके आता हूँ। मैं पहले ही बता रहा था और दोबारा उसी बात को दोहरा रहा हूँ कि देखिए, इस प्रस्तावना के ऊपर मैं भी 10 मिनट की वीडियो बना के आगे बढ़ सकता था, लेकिन उससे जो पोल साइंस किया, राजनीतिक व्यवस्था की जो जटिल शब्दावली है, ये स्पष्ट नहीं हो पाती। तो इसलिए एक इसके ऊपर 2 वीडियोज बनाई जा रही हैं, ताकि आपको जो संविधान की शब्दावली है आप उससे रूबरू हो सको, उससे मुखातिब हो सको, उससे परिचित हो सको और आपको वो समझ आ सके। इसलिए इसके ऊपर 2 वीडियोज बनाई जा रही हैं। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना है तो आप इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक हो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।